हेलो फ्रेंड्स, यह भारतीय संविधान से संबंधित बेहतरीन 30 प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, संसदीय समितियों के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला कथन। पहला कथन सही है। अब क्यों सही है तो देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य सार्वजनिक लेखा एवं सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से जुड़े नहीं होते हैं। दूसरा कथन गलत है। अब ये क्यों गलत है तो देखिए, प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं और इनकी सदस्य संख्या होती है 30, जो सभी समितियों में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर एक उपबंध दिया हुआ है तो हमें उसको पढ़कर जो नीचे कथन दिए हुए हैं इनका जवाब देना है। कौन सा कथन सही है इनमें से, अगर नहीं है तो देखिए, कथन उपबंध कुछ इस प्रकार है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 यह बताता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी भी भाग को। तो इन कथनों में पहला और दूसरा इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि सही है। क्योंकि देखिए, धार्मिक एवं पुण्यार्थ उद्देश्यों हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं उनके रखरखाव का अधिकार होता है अनुच्छेद 26 के तहत, तथा धार्मिक मामलों में अपने स्वयं के कार्यों के प्रबंधन का भी अधिकार होता है अनुच्छेद 26 के तहत। तीसरा कथन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इसमें कानून के अनुसार शब्द का जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि चल एवं अचल संपत्ति के हस्तांतरण एवं स्वामित्व का अधिकार कानून के अनुसार होना चाहिए, यानी विधि सम्मत होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा अनुच्छेद 26 के तहत। इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था। तो सरकारिया आयोग केंद्र व राज्य के संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था और ये जून 1983 में गठित किया गया था, 1983 में गठित किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस रणजीत सिंह थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो एम वीरप्पा मोइली द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार का गठन जो है 31 जनवरी 2005 को किया गया था। अब प्रथम प्रशासनिक सुधार की बात करें तो ये 5 जनवरी 1966 को गठित हुआ था और ये मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ था। अभी तक 2 ही प्रशासनिक सुधार आयोग आए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, यानी कानूनी मंत्री थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। ऑप्शनों में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे और टी कृष्णमाचारी जो दिए हुए हैं वो पूर्व वित्त मंत्री हैं, पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं 1956 से 1958 के बीच। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर भारत के संविधान की अनुसूचियाँ दी गई है और उनका विषय दिया हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 2 के साथ, बी का 1 के साथ, सी का 4 के साथ और डी का 3 के साथ। यानी कि 10वीं अनुसूची दल बदल के प्रावधान या उसके अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और पहली अनुसूची में राज्य से संबंधित है और 9वीं अनुसूची में कोई भी अधिनियमों एवं विनियमों का वैधीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है और हमें सही कथन बताना है। तो देखिए, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसदीय कार्य मंत्रालय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की परामर्शदात्री समिति गठित करता है और इन समितियों का मुख्य प्रयोजन सरकार और सांसदों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में औपचारिक विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ भी सही प्रश्नों या सही कथनों के बारे में हमें बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों ही कथन सही हैं। देखते हैं इनके बारे में अब। तो संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के शीर्ष नेतृत्व में मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है। तो इनके अलावा उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी भी शामिल होता है इसमें, यानी अटॉर्नी जनरल भी शामिल होता है। दूसरा ऑप्शन है इसका, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। ये भी सही है। संघ की
वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर ये याद रखना है कि संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है 93वां संविधान संशोधन किसके संबंध में है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यों के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु संबंधित है। यानी कि जो 93वां संविधान संशोधन है वो 2006 में हुआ था और इसके तहत अनुच्छेद 15 में बदलाव किए गए थे और ये सुविधा ओबीसी को दी गई थी। पहले ये एसटी और एससी को ही थी, आरक्षण की जो सुविधा थी वो अब ओबीसी को भी दी गई थी इस संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकता है सिवाय उस समय जब दोनों सदन सत्र में हों, और ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ये नियुक्ति और ये अनुच्छेद 124 के तहत होती है, यानी कि जो जितने भी न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति संविधान के 124 जो अनुच्छेद है उसमें वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? यानी किस प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है, संघ के बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव का संबंध संघ के बजट से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल है? तो इसका जवाब हो जाएगा रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची में शामिल है। जनगणना व निगमीय कर संघ सूची के विषय हैं तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है लाभ का पद परिभाषित हुआ है? तो ये परिभाषित हुआ है संसद द्वारा परिभाषित हुआ है और संविधान में लाभ के पद जो शब्द है इसका उल्लेख अनुच्छेद 102(1)(a) तथा अनुच्छेद 109 फर्स्ट ए में लाभ के पद का उल्लेख हुआ है और इसको उल्लेख किया गया है, परंतु परिभाषित संविधान में बिल्कुल नहीं किया गया है, ये इसकी परिभाषा संसद के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, यानी कि यूएसए के संविधान से ली गई है और अनुच्छेद 13, 32 और 226 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायिक पुनरीक्षण यानी न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका अंतिम रूप से अनुमोदन करता है। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान यानी कि अवधारणा भारतीय संविधान में रूस से ली गई है, यानी कि सोवियत संघ रूस से ली गई है और भारत में पहली बार 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने इसे शुरू किया था पंचवर्षीय योजनाओं को और ये समाजवादी प्रभाव के तहत शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन को परिभाषित करता है या उसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। अगला प्रश्न है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्य की सुरक्षा करने के संघ के कर्तव्य का उल्लेख है, यानी कि अगर बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति होती है तो राज्य की रक्षा केंद्र का दायित्व है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 355 के तहत ये केंद्र का दायित्व बनता है कि वो राज्य की रक्षा करेगी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में आपातकाल का उल्लेख यानी राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 352 में है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदत्त की गई है? तो वो शक्ति संसद को दी गई है, इसका आंसर हो जाएगा संसद यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है धन विधेयक को किसकी सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति से ही पेश किया जाता है धन विधेयक को लोकसभा में। और ये याद रखना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी कि वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष पर डिपेंड करता है, वही निर्धारण करता है कि ये वित्त विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है
संविधान के किस अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख हुआ है, यानी स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों के तहत है? तो संविधान में 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों के अनुच्छेद शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन पद्धति में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति इस स्थिति में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और इसका गठन जो है वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन से एक राष्ट्रपति के रूप में भी रहे हैं, यानी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। वो एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस थे भारत के जो राष्ट्रपति पद पर भी रहे थे, एकमात्र हैं जस्टिस हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो ये 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है, और यदि दोनों सदनों में अनुमोदन हो गया है तो ये जो आपातकाल है वो 6 माह तक प्रभावी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? तो योजना आयोग संविधान का अंग नहीं है। शेष जो है निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ये सभी संविधान के अंग हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3 के साथ, बी का 4 के साथ, सी का 1 के साथ और डी का 2 के साथ। यानी कि लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है, याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है, और प्रवर एवं संयुक्त समिति तदर्थ समिति कहलाती है, तथा विभागीय समितियों को स्टैंडिंग समिति कह सकते हैं। अगला प्रश्न भी यही है कि सूची को 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3 के साथ, बी का 1 के साथ, सी का 4 के साथ और डी का 2 के साथ। यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा से संबंधित होता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति से संबंधित होता है, और भारत का महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय से संबंधित होता है, और भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठकों में हिस्सा ले सकता है। यानी कि वो दोनों की बैठकों में हिस्सा ले सकता है, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा की दोनों ही बैठकों में, दोनों सदनों की बैठकों में हिस्सा ले सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर तब तक विधायन यानी कानून नहीं बना सकती या नहीं कर सकती, विधायन नहीं कर सकती जब तक कि, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4। यानी कि राज्यसभा प्रस्तावित पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, यानी कि ऐसा राज्यसभा कहे कि ऐसा जो कानून बनाना है वो राज्य सूची के विषयों पर वो राष्ट्रीय हित में है। अगला कारण हो जाएगा इसका, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है तो इस पर भी कानून बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान में भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 के बीच, यानी कि 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसका जवाब हो जाएगा भारत का महान्यायवादी दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी अटॉर्नी जनरल कहते हैं इसे, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 76 के तहत। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो सभी प्रश्नों का पीडीएफ लिंक आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।